नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की थी महेश बर्नवाल की, उसमें आज हम लोग अध्याय 4 जो कि हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता को आज हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम जानेंगे हड़प्पा संस्कृति जो कि एक कांस्य युगीन सभ्यता है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका भौगोलिक विस्तार, रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ चलिए, इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया है कि संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से हुई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। तब राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, जो इसके खोजकर्ता थे, राम बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की एवं राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। चलिए आगे देख लेते हैं। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हम लोग इन बॉक्सेस में हम लोग देखेंगे हड़प्पा कालीन स्थल, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्थल दिया हुआ है, फिर उत्खननकर्ता, फिर वर्ष, फिर वर्तमान क्षेत्र, फिर प्रमुख नदी और साथ किस नदी के किनारे कौन सा शहर जो स्थल है वो बसा हुआ था। देखिए सबसे पहले आपका मोहनजोदड़ो है, जिसके उत्खननकर्ता आपके राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर हैं। वर्ष 1922 ईस्वी में इसकी खुदाई की गई थी। वर्तमान क्षेत्र लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। प्रमुख नदी है सिंधु। प्राप्त साक्ष्य पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, विशाल स्नानागार, 16 मकानों का बैरक, कांस्य की नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग दूसरे स्थल के बारे में, जो कि है आपका हड़प्पा, जिसकी खोज आपके राय बहादुर साहनी और माधु स्वरूप वत्स और व्हीलर ने की थी 1921 ईस्वी में। कुछ कहाँ पे हुआ था ये? साहिवाल जिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। ये भी सिंध प्रांत भी पाकिस्तान में है और आपका हड़प्पा स्थल भी आज के समय पाकिस्तान में है। रावी नदी के किनारे कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य हैं? कांस्य गाड़ी, अन्न भंडार, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़, चित्रित मुद्रा, कांस्य दर्पण, शंख का बैल और मछुआरे का चित्र है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जनहुदड़ो के बारे में। गोपाल मजूमदार व अर्नेस्ट मैके थे इसके उत्खननकर्ता। 1931 ईस्वी में इसको खोजा गया था। सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट। आगे देखते हैं इसी में काजल, पाउडर, कंधा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। चौथा हमारा लोथल, जिसके उत्खननकर्ता हैं रंगनाथ राव। 1957 ईस्वी में इसको खोजा गया था। अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। यहाँ से देखिए भारत का स्टार्ट हो गया है। भोगावा में है। वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका है। चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन है। फारस का मोहर, घोड़े की मृ मूर्ति, गोदीबाड़ा, 3 युग मित समाधियां, ठीक है। पूर्ण हाथी दांत, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि। 5वां आपका कालीबंगन है, जिसके हैं अलमानंद घोष और ब्रजवासी लाल। 1953-1960 में इसके 2 बार उत्खनन हुए हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान में इसके साक्ष्य मिले हैं। घग्गर में है, क्या क्या साक्ष्य हैं इसके? जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, बलनाकार, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग बनावली के बारे में। ये एक जगह है, ठीक है, रविंद्र सिंह वत्स द्वारा खोजा गया है। 1973 हिसार हरियाणा में है। सरस्वती, यहाँ पे क्या मिला है? प्राप्त साक्ष्य जौ, मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। फिर आपका 7वां हो गया रंगपुर, जिसको खोजे माधु स्वरूप वत्स। इसको भी 1931 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में है। मादर नदी के किनारे 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियों, कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी, ज्वार बाजरा।
फिर आपका रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1955 में। रूपनगर पंजाब में है, ठीक है, रूपनगर पंजाब में है। सतलज मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ मिली है। चलिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं कोटदीजी जो आपके घुरुए अफज अहमद खान 1935 में। सिंध पाकिस्तान, सिंधु नदी किनारे किलेबंदी का साक्ष्य नहीं है, कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे यहाँ से मिले हैं। फिर आपका हो जाएगा सूतका गेंडोर, सर मार्क आर.एल. स्टेन 1927 में। बलूचिस्तान पाकिस्तान, दस्त, ठीक है, दस्त नदी किनारे बंदरगाह यहाँ मिला है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित, ठीक है। मानव अस्थि राख से भरा बर्तन बेबीलोन में व्यापार साक्ष्य इसके प्राप्त हुए हैं। चलिए सूरकोटदा के बारे में पढ़ेंगे। जगतपति जोशी ने इसको खोजा था 1964 में। कच्छ गुजरात में सरस्वती नदी किनारे घोड़े की हड्डी यहाँ मिली है। कलश समाधान तराजू का पलड़ा यहाँ मिला है। सूत का कोह, ठीक है, ये सूत का गेंडोर था, ये सूरकोटदा था, ये सूत का कोह है। जॉर्ज डेल्स 1962 में। पेरिन बलूचिस्तान में मिला है। शादी कौर नदी किनारे 2 टीले व मृदभांड मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 13 आपका आ गया मांडा, ठीक है, मांडा जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। जगतपति जोशी ने इसको खोजा था 1982 में। देखिए जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के किनारे, यहाँ से क्या मिला है, चर्ट, ब्लेड, हड्डी के बाड़ाग्र और मोहरे मिली हैं। फिर आपका राखीगढ़ी जो कि बड़ा प्रसिद्ध है। सूरज भवन 1969 हिसार हरियाणा में आपका मिला है। घग्गर नदी के किनारे ताम्र उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। फिर आपका अंतिम जो है आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 मेरठ उत्तर प्रदेश में। हिंडन नदी के किनारे मृदभांडों पर माल गिलहरी की चित्रकारी मिली। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम देखते हैं जो हमने ऊपर पढ़ रहे थे। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे, ठीक है। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। अब देखेंगे हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थलों के बारे में। सबसे पहला आपका मांडा आ गया, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में। अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में जगतपति जोशी व मधुबाला ने करवाया था। मांडा में 3 सांस्कृतिक स्तर प्राक सैंधव, सैंधव व उत्तर सैंधव मिले, मतलब प्री हड़प्पन, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन, इंग्लिश में बता दे रहा हूँ। फिर आपका दूसरा आ जाएगा आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिले में हिंडन नदी यमुना की सहायक है के तट पर स्थित है आलमगीरपुर। चलिए इसके बारे में आगे देख लेते हैं। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज संस्था द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। यह सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। तीसरा आपका देख लेते हैं दैमाबाद, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक है, ये सबसे उत्तरी स्थल हो गया और दैमाबाद आपका सबसे दक्षिणी स्थल हो गया। और आपका फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सूतका गेंडोर के बारे में। यह दस्त नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, ठीक है, ये पश्चिमी स्थल हो गया। इसकी खोज 1927 में सर मार्क आर.एल. स्टेन ने की थी। इसका संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है तथा इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। केवल 7 सैंधव स्थलों को ही नगर की संज्ञा दी गई है जो निम्न है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। तो ये 7 जो आपको सैंधव स्थल हैं ये आपको याद रहने चाहिए: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो अर्थात प्रेतों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो इसको क्या कहा जाता है? प्रेतों का टीला कहा जाता है। दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर स्थित थे तथा सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। किसके द्वारा जुड़े हुए थे? पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे तथा सिंधु नदी द्वारा जोड़े जाते थे। देख सकते हैं ये हड़प्पा का एक मैप है, तो देख सकते हैं कि ये सबसे पश्चिमी तट, सबसे पश्चिमी भाग हो गया सूतका गेंडोर, सबसे उत्तरी मांडा आपका
जम्मू कश्मीर में है। और ये सबसे दक्षिणी भाग दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में हो गया, आलमगीर आपका ये मेरठ साइड में हो गया, ठीक है। तो इतनी जगह पे आपका पूरा क्या कहते हैं सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। यहाँ पे क्या कहते हैं ये देखिए लिखा हुआ है ना। चलिए आगे देख लेते हैं अब नगर योजना और संरचनाओं के बारे में देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, ठीक है। अगला पॉइंट, नगरों में भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये जाल की तरह अवस्थित है जिसको ग्रीव कहा जाता है। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थीं तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। चलिए अगला देख लेते हैं। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था। दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की ओर खुलते थे। भवनें 2 मंजिलें थीं। घर में कमरे, रसोई घर, स्नानागार तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो था वो विशाल स्नानागार था, है। इसका जो पूरा क्या कहते हैं लंबाई चौड़ाई है वो यह है कि यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। यह जल पूजा एकमात्र साक्ष्य है। चलिए आगे देख लेते हैं इधर पे और कुछ डिटेल। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार भी मिला है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है, ठीक है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नागार जो है वो 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो 2 जगह मिले हुए हैं। हड़प्पा के दुर्ग में 6 अन्नागार मिले हैं और मोहनजोदड़ो में 1 अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब जहां अन्न रखते थे। मोहनजोदड़ो की जल विकास निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग सभी नगरों के प्रत्येक छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होते थे। मतलब साफ सफाई पर काफी जोर दिया जाता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों पर तक आ जाता था जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थीं। ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की सिल्लियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे मैनहोल भी बने होते थे जिससे कि इसको समय समय पर साफ किया जा सके। अब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ की कृषि व्यवस्था के बारे में। तो सिंधु प्रदेश में वर्तमान में पहले की अपेक्षा बहुत ही कम वर्षा होती थी। यहाँ के समृद्ध देहातों और शहरों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यह प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ था। गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सिंधु सभ्यता के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में, ठीक है थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको। बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ में आने से पहले अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा काल के जो कूड़ हल रेखा देखे गए हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। वो 2 किस्म की गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को हो जाता है। चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन भी कहते थे, ठीक है। सो सिंडन किस लिए कहते थे? क्योंकि कपास की मात्रा बहुत, उगाने की मात्रा ज़्यादा थी। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल व रंगपुर से मिले हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजरी से रोगों के विषय में साक्ष्य मिले हैं। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा के प्राक सिंधु काल के हल से जुते हुए खेत तथा उनमें सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं अब इसी में।
तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर ज़िले में स्थित चोलिस्तान व भारत में हरियाणा राज्य के फतेहाबाद ज़िले में स्थित बनावली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। पशुपालन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। इन्हें कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। इसके अलावा ये गधे और ऊँट भी रखते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुत्ते प्रारंभ से ही पालतू जानवरों में थे। बिल्ली भी पाली जाती थी। कुत्ता और बिल्ली दोनों के पैरों के निशान यहाँ पर मिले हैं। चलिए नेक्स्ट वन। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित तो थे, लेकिन वे उन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि हाथी व घोड़े पालने के साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो सके हैं। नेक्स्ट पॉइंट। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में मिली एक संदिग्ध मूर्ति टेराकोटा से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अब हम लोग। हड़प्पा काल की गैंडा का प्रमाण भारतीय गैंडा का एकमात्र प्रमाण आमरी से मिला है। बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का भी ज्ञान था। इसकी पुष्टि मोहरों, ताम्र तस्तरियों आदि पर अंकित इनके चित्रों से होती है। शेर का कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गुजरात के पश्चिम में अवस्थित सुरकोटदा में घोड़ों के अवशेषों के मिलने की पुष्टि हुई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हड़प्पाई लोगों को हाथी का ज्ञान था और ये गैंडे से भी परिचित थे। चलिए अब हम लोग यहाँ आगे शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में जानेंगे। वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांस्य तांबे से टिन को मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। चलिए, तांबा राजस्थान की खेती के ताम्र खानों से मंगाया जाता था। टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। हड़प्पाई स्थलों में जो कांसे के औजार व हथियार मिले हैं उनमें टीन की मात्रा अत्यंत कम है। इसका मतलब क्या है कि टीन वहाँ पे उस समय नहीं खोजा गया था। हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरों, जो कि कांस्य शिल्पियाँ होती हैं, ठीक है, कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने में आई है। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। चलिए आगे चलते हैं। ईंटों की विशाल इमारतें बताती हैं कि स्थापत्य राजगिरी महत्वपूर्ण शिल्प था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। मिट्टी की मोहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियां बनाना भी महत्वपूर्ण शिल्प में आते हैं, मतलब उस समय आते थे। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्णकार चांदी, सोना और रत्नों के आभूषण बनाते थे। सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण से आते थे। कुम्हार के चाक का अधिक प्रचलन था तथा हड़प्पाई लोगों के मृदभांडों की अपनी प्रमुख विशेषताएं थीं। ये भांडों के चिकना और चमकीला बनाते थे। चलिए व्यापार और वाणिज्य के बारे में अब हम लोग जानेंगे। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ठीक है, वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते हों। चलिए आगे देख लेते हैं। वे पहिया से परिचित थे तथा हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियों प्रचलित थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी, कांसे की 2 पहियों वाली खिलौना गाड़ी एवं चन्हूदड़ो से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिली है। लोथल में अल्वेस्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया व बनावली से सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान वहां पर मिले हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। तो उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी, जिसकी सहायता से उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामियाई नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पाई लोगों ने लाजवार्द मणि, जिसको लापिस लाजुली का सुदूर व्यापार किया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख आयातित कच्चा माल जो था, तो कच्चा माल और यहाँ पे क्षेत्र के बारे में दिया है। तो देखिए सबसे पहला टिन हो गया, जो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान, जो कि आज भी बहुत प्रसिद्ध है, खेतड़ी माइंस जिसको कहा जाता है। ठीक है, खेतड़ी, तो उसी के बारे में। खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान। चांदी ईरान अफगानिस्तान। सोना अफगानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत। और लाजवाद
मेसोपोटामिया अफगानिस्तान, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात, नील रत्न मणि बदखशा अफगानिस्तान में, नील मणि ये ऊपर 7वां वाला नील रत्न मणि है, नीचे 8वां वाला नील मणि है, ठीक है, महाराष्ट्र दक्षिण भारत में मिला है। फिर उसके बाद आपको मिला है हरित मणि जो दक्षिण एशिया से, शंख कौड़िया सौराष्ट्र दक्षिणी भारत में, सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान में, और शिलाजीत हिमालय से। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर नाव के चित्रांकन व लोथल से प्राप्त मिट्टी निर्मित खिलौना नाव से यह अनुमान होता है कि सिंधुवासी आंतरिक व बाह्य व्यापार के लिए मसूल वाली नावों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदी बाड़ा के साक्ष्य से होती है। 2350 ईसा पूर्व के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई जो थे अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्र का उल्लेख मिलता है, दिलमुन और माकन। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के बीच में स्थित थे। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जाती है। चलिए अब हम लोग राजनीतिक संगठनों के बारे में जानेंगे। हमें हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। सिंधु सभ्यता के अस्त्र शस्त्र का अभाव है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। अब आगे हम लोग जानेंगे धार्मिक प्रथाओं के बारे में, ठीक है। तो हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी के पुरुष देवताओं के बारे में। तो पुरुष देवता की एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग है और इसमें योगी को ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग रखकर बैठे हुए पद्मासन दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे भैंसा तथा पांव पर 2 हिरण हैं। मोहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बतलाया जाता है। सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा का भी प्रचलन पाते हैं जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गई थी। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं वृक्षों और पशुओं की पूजा के बारे में। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। एक मुहर पर पीपल की डालों के बीच विराजमान देवता चित्रित है। हड़प्पा काल में पशु पूजा का भी प्रचलन था। कई मोहरों पर पशुओं की आकृतियां अंकित हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न जो गैंडा हो सकता है। उसके बाद कुबड़ वाला सांप सबसे प्रसिद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सिंधु प्रदेश के निवासी वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट। हड़प्पाई लोग ताबीज धारण करते थे। संभवतः हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं और उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। सैंधव नगरों की खुदाई किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक का पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इस चतुर्भुज ब्रह्मा का स्वरूप स्वीकार किया जाता है। चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। चलिए हड़प्पाई लिपि के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कनिंघम ने 1873 में विचार व्यक्त किया कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है। हड़प्पाई लिपि फिलहाल अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है, ठीक है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 में एल.ए. वेडल ने किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसी में हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में मिला था तथा 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि न पढ़े जाने के कारण साहित्य में हड़प्पाई लोगों का क्या योगदान रहा कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। पत्थरों की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने हैं। इस लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ है तथा चित्र के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। इस लिपि में मछली, चिड़िया, मानव कृति आदि के चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि
के जो नमूने मिले हैं उनमें अधिकांशतः दाएं से बाएं लिखे मिले हैं, जैसे कि फारसी लिपि है। कुछ बाएं से दाएं लिखे मिलते हैं जैसे कि ब्राह्मी लिपि, एवं कुछ में गोमूत्रिका लिपि का प्रयोग कालीबंगा से प्राप्त ठीकरे से मिला है। सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु लिपि दाईं से बाईं और को लिखी जाती थी। ज्ञातव्य हो कि सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि चित्रलेखात्मक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं मापतौल वहाँ पे कैसे था। तो बाट के रूप में मनके जवाहरात की बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं, जिनसे प्रकट होता है कि तौल में 16 या उससे आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320, 640। ठीक है। हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक डंडा कांसे का भी है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मृदभांडों के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का प्रयोग करने में अत्यधिक कुशल थे। हड़प्पाई मृदभांडों पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियां मिलती हैं। मृदभांड अधिकांशतः लाल व गुलाबी रंग के थे। इन पर अलंकरण काले रंग से हुआ। मृदभांडों पर सिंधु लिपि मिलती है। लोथल से प्राप्त मृदभांडों में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं मोहरों के बारे में। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां उसकी मोहरें हैं। अब तक 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां उकेरी गई हैं। चलिए प्रतिमाओं के बारे में देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है। कांसे की नर्तकी एक उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। संपूर्ण मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न है। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे मृण मूर्तियों के बारे में। सिंधु प्रदेश में अत्यधिक संख्या में आग में पक्की ईंटों जो टेराकोटा कहलाती हैं की बनी मूर्तियां मिली हैं। इनमें पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल, बंदर की प्रतिकृतियां मिलती हैं। पुरुष और स्त्रियों की प्रतिकृतियां भी मिलती हैं, जिन्हें पुरुष से स्त्रियों की संख्या अधिक है। चलिए अंतिम संस्कार के बारे में, वहाँ के बारे में देखा जाए। सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं मिलती हैं। दाह संस्कार, इसमें शवों को पूर्ण रूप से जलाने के बाद भस्मावेश की मिट्टी के पात्र में रख देना, जलाने के बाद भस्मावेश की मिट्टी के पात्र में रख कर दफना दिया जाता था। सिंधु विधि से मिलती प्रथा यह सर्वप्रमुख प्रथा थी। ठीक है। रुकिए 1 मिनट। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग पूर्ण समाधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग आंशिक समाधिकरण के बारे में जानेंगे। इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। पारसी विधि से मिलती प्रथा। सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम, सिर उत्तर की ओर व पैर दक्षिण की ओर में दफनाया जाता था। इसके अपवाद हड़प्पा व कालीबंगा में दक्षिण उत्तर क्रम में, लोथल में पूर्व पश्चिम क्रम में, रोपड़ में पश्चिम पूर्व क्रम में मृतकों को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेकिन कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युग्म समाधिकरण समाधान मिले हैं, जिसमें एक कब्र में 2-2 मृतक दफनाए गए हैं। ठीक है। रोपड़ की कब्र से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। लोथल की एक कब्र में मृतक के साथ बकरे को दफनाए जाने के प्रमाण भी मिले हुए हैं। चलिए उद्भव, उत्थान और अवसान के बारे में पढ़ेंगे। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व संभवतः 2250 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में रहा। यह संस्कृति एक ही प्रकार के औजारों, हथियारों और घरों का प्रयोग करती थी। मोहनजोदड़ो की मृदभांड कला में समय समय पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। ईसा पूर्व 19वीं सदी में आकर इस संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अन्य स्थानों में हड़प्पा संस्कृति गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने सीमांत क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रही। संभवतः सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 3000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बढ़ी और पुनः ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के आरंभ में कम हो गई। इससे खेती और पशुपालन पर दुष्प्रभाव पड़ा।
चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलने से मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घट गई, इसी से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। दूसरा मत यह है कि जमीन धंस गई या ऊपर उठ गई, जिससे इसमें बाढ़ की पानी जमा हो गया। ठीक है। आगे भी कुछ तथ्य है कि भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो का पृष्ठ प्रदेश वीरान हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। यह भी मत है कि हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने नष्ट कर दिया, परंतु इसके साक्ष्य बहुत कम है। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति को नागरिकोत्तर अवस्था। तो हड़प्पा संस्कृति संभवतः 1900 ईसा पूर्व तक जीती जागती रही। नागरिकोत्तर हड़प्पा संस्कृति के कुछ लक्षण पाकिस्तान में, मध्य एवं पश्चिमी भारत व उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं। चलिए इनका काल संभवतः 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक हो सकता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, इतिहासकार और मत के बारे में। तो फेयर सर्विस जो इतिहासकार हैं, वनों का कटाव, संसाधन में कमी एवं पारिस्थितिक असंतुलन पतन का कारण था। मार्टिन व्हीलर, हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ था। मार्टिन व्हीलर ने एक और तथ्य भी दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। जॉन मार्शल ने क्या बोला है कि विनाश के लिए भूकंप उत्तरदायी था। फिर इन्हीं के एक और मत है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। फिर आर्यन स्टेन, जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। फिर अर्नेस्ट मैक व जॉन मार्शल के दोनों के मिला के जो मत है कि सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हो गई। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, एम आर साहनी के द्वारा भूतात्विक परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। राइक्स व डेलस के मत के आधार पर मोहनजोदड़ो के लोग आग लगाकर हत्या कर दी गई। मतलब राइक्स व डेलस, डीडी कोसाम्बी। ठीक है। गार्डन चाइल्ड व व्हीलर ने बताया कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हो गई। तो ये कई प्रकार के मत हैं, इनको आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति भी कहते थे। यह उत्तर हड़प्पा संस्कृतियां मूलतः ताम्रपाषाणिक हैं, जिनमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। गांवों में धातु संबंधी तकनीकी जानकारी के फैलने से खेती करने और बस्तियां बनाने में सहायता मिली। गिलुंद, जो आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र जैसा लगता है, में ईंटों की संरचनाएं भी मिली हैं, जिन्हें संभवतः 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच में रखा जा सकता है। जौरे बस्तियों में सबसे बड़ी दैमाबाद की बस्ती है, जो करीब 22 हेक्टेयर में बसी थी और यहाँ 4000 की आबादी रही होगी। इसके स्वरूप को आद्य नगरीय कहा जा सकता है। इसमें लेकिन अधिकांश जौर बस्तियां गांव ही हैं। चलिए देख लेते हैं। नागरिकोत्तर हड़प्पाई बस्तियां स्वात घाटी में भी मिली हैं। यहाँ लोग पशुचारण के साथ साथ अच्छी खेती भी करते थे। स्वात घाटी के निवासी भी चाक पर लाल व काले रंग वाले मृदभांड तैयार करते थे। भारत में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में भी कई उत्तर हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। इनमें से जम्मू में मांडा, पंजाब में चंडीगढ़ और संघोल, हरियाणा में दौलतपुर एवं उत्तर प्रदेश में आमिरपुर और हुलास उल्लेखनीय हैं। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजार और मृदभांड पाए गए हैं, जिसमें संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। आभूषणों की निधियां स्थान स्थान पर गड़ी मिलती हैं और एक स्थान पर आदमी की खोपड़ी का ढेर मिला है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा की अंतिम अवस्था के कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष मिले हैं, जहां नवीनतम स्तरों पर नए प्रकार के मृदभांड हैं। आखिरी पॉइंट देख लेते हैं इस चैप्टर का। पंजाब और हरियाणा के कई स्थलों पर लगभग 1200 ईसा पूर्व के उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांडों के साथ साथ धूसर मृदभांड, ग्रेवेयर और चित्रित धूसर मृदभांड PGW पाए गए हैं, जो आमतौर पर वैदिक लोगों से जुड़े हैं। दोस्तों ये चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, अध्याय 4। कल से हम लोग अध्याय 5 के बढ़ेंगे, जो कि वैदिक सभ्यता है, और वहीं से इम्पोर्टेंट अब टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो गया है। अब इसको कंटिन्यू करते जाएंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई मेरी मेहनत भी देखिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय